नाज़रीन, भारत का खुफिया एटमी प्रोग्राम और वो एक गुमनाम चाय का सौदागर जो भारत के एटमी प्रोग्राम के मुकम्मल नक्शे, हुजूम और ताकत की तफसीलात ले उड़ा और आते आते गोरखपुर का भारतीय खुफिया हवाई अड्डा भी तबाह बर्बाद कर डाला। उस तनहा मुजाहिद की रूहानी ताकत का अंदाजा कोई पाकिस्तानी सियासतदान लगा सकता है और ना ही अजय देवगन उस रूहानी वजदानी कैफियत को समझ सकता है जो एक ISI के मुजाहिद को खतरात की दुनिया में अथाह गहराई तक ले जाती है। कहने को तो मुसाद और CIA के एजेंट भी दुनिया में जाने माने हैं, लेकिन जो ताकत गजनवी के बेटे और कासिम के जानशीनों में है, जिन पर बराह रास्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का फैज़ है, जो सोच के वली और किरदार के गाजी हैं, दुनिया में कौन है जो इनकी प्लानिंग, तरीका जंग और सलीका गुफ्तार में इन्हीं मात दे सके। और इन्हीं अल्लाह के शेरों में से एक थे सैयद सलीम अब्बास, जिनका भारतीय मिशन में नाम था विनोद चोपड़ा। नाज़रीन, किस तरह ये बज़ाहिर चाय का सौदागर हकीकत में ISI एजेंट भारतीय आर्मी के अंदर तक घुसा और भारतीय एटमी प्रोग्राम के नक्शे तक ले उड़ा। आज हम फिल्म भुज और शेरशाह के मुकाबले अपनी अप्रोच के मुताबिक चैनल एक्सपोज वर्ल्ड पर सैयद सलीम अब्बास के बतौर ISI एजेंट भारत में उनके किरदार पर गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन, 1971 की पाक भारत जंग, जिसके बारे में रूसी खुफिया एजेंसी KGB के साबका चीफ ने कहा था कि शायद पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन हमने अच्छा लिखने और बोलने वालों की एक फौज तैयार की और हमने भारत के हक में ये जंग जीत ली। नाज़रीन, 1971 90,000 पाकिस्तानी फौज 1000 साल तक हमारे कमी रहने वाले हिंदू के सामने हथियार डाल चुकी थी। ये मंजर किसी भी गैरतमंद पाकिस्तानी के लिए मौत जैसा दर्दनाक मंजर था। नाज़रीन, इस दर्दनाक खबर को सुनने के बाद तरबेला डैम पर बतौर असिस्टेंट ऑफिसर काम करने वाले सलीम अब्बास नामी नौजवान ने खुदकुशी का इरादा किया और एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल खड़ा हुआ। उसका कलेजा सिर्फ इस बात पर फट रहा था कि 1000 साल तक मोहम्मद बिन कासिम से टीपू तक हमने इस्लाम की अजमत का झंडा नहीं गिरने दिया, भले ही हमारी हुकूमतों की नोयत कैसी भी रही हो। लेकिन जब बात हम पर आई तो हमने इस्लाम और मिल्लत की अजमत और हुर्मत उस हिंदू के कदमों में रख छोड़ी जो छोटी छोटी बेजरर चीजों से डर जाता है। और हम तौहीद के पासबान, न डर बेखौफ सिपाही और एक खुदा के सामने झुकने वाले एक बुज़दिल कौम हिंदू के सामने 1971 की जंग में हार गए, उनके सामने झुक गए। आखिर क्यों? इसका अजाला कैसे मुमकिन है? नाज़रीन, फाइनली उन्होंने किसी ट्रक के नीचे आकर मरने के बजाय दुश्मन से टकराकर शहादत पाने को तरजीह दी। बस यही से इस गुमनाम हीरो की तहलका खेज दास्तान शुरू होती है। तरबेला डैम पर ईंटें सरिया गिनने वाला ये नौजवान अब ISI के खुफिया ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनर्स को हैरान कर रहा था। वो जैसे पैदाइशी तौर पर ही तबाहकुन जासूस साबित हो रहा था। नाज़रीन, सितंबर 1972 बॉर्डर क्रॉस करते ही वो एक मुकम्मल हिंदू ताजर का रूप धार चुका था। विनोद चोपड़ा, असल नाम सैयद सलीम अब्बास, मशरकी पाकिस्तान से निहायत उम्दा, खुशबूदार और जायके से भरपूर चाय भारत को इंपोर्ट करते और वहाँ की लोकल मार्केट में उसे सस्ते दामों फरोख्त कर देते। यानी वो मुकम्मल तौर पर इंडिया में चाय के ताजर के तौर पर मुतारफ हुए थे। अब आर्मी का मसला ये है कि ये लोकल मंडी से खुराक नहीं खरीदती, ये खुराक के बड़े बड़े ताजरों से सप्लाई डील करती है। ताजरों का लाइसेंस बनता है, यूँ खुराक के ताजर मामूली चेकिंग के बाद किसी भी जिला की छावनी में आ जा सकते हैं। सैयद सलीम अब्बास ने बहुत सोच समझकर इस बिजनेस का इंतखाब किया था। वो जानबूझकर छावनी के इलाकों में चाय सप्लाई करते, खसूसन उन होटल्स को मजीद सस्ते दामों में चाय फरोख्त करते जहां से अक्सर भारतीय आर्मी के अफसर गुजरते हुए शराब या प्राइवेटली चाय पीते थे। यूं सैयद सलीम अब्बास की चाय की धूम भारतीय छावनियों के अंदर तक जा पहुंची। सैयद सलीम अब्बास की प्लानिंग बहुत ही शानदार थी। वो अमूमन चाय उस वक्त सप्लाई करते जब कोई ना कोई
भारतीय अफसर होटल में मौजूद होता था। अब इंडियन आर्मी हो या वहां की सिविलियंस हों, शराब, औरत, इश्क और बेवफाई, सबकी सोचों का महवर बस यही चंद चीजें हैं। और सैयद सलीम अब्बास इन 4 चीजों पर ऐसी गुफ्तगू का फन जानते थे कि होटल पर अक्सर आने वाले फौजी ऑफिसर्स को उनका मदाह होने में ज्यादा देर न लगी। यूं पहली बार वो डायरेक्ट भारतीय आर्मी के कांटेक्ट में आए। आर्मी के ऑफिसर्स के साथ दोस्ती का फायदा ये हुआ कि उन्हें एक काबिले एतमाद ताजर की हैसियत से भारतीय छावनियों में चाय सप्लाई करने का लाइसेंस मिल गया। नाज़रीन कराम, यूं एक तरफ सैयद सलीम अब्बास उर्फ विनोद चोपड़ा को आला हुकाम से मिल बैठने का मौका मिलने लगा, दूसरी तरफ सरहदी इलाकों से अंदरून भारत लौटने वाली आर्मी की टोलियों से बॉर्डर्स पर भारतीय एक्टिविटी और दीगर हसास मामलात की मालूमात मिलने लगी। बजाते खुद छावनियों के अंदर किस किस्म का असला और एमुनेशन मौजूद था, इसके अलावा एक मुशरक इंसान किस कदर बुज़दिल होता है और नफ्सियाती तौर पर कितना तकसीम शुदा होता है, सैयद सलीम अब्बास ने इस चीज का भारतीय आर्मी में रहकर खूब मुशाहिदा किया। नाज़रीन कराम, सैयद सलीम अब्बास जिंदा वतन वापस लौटने के लिए नहीं गए थे। यही वजह थी कि बहुत जल्द उनके याराने भारतीय खुफिया एजेंसियों से जा मिले और अहम दफातर के क्लर्क और अफसर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके लिए काम करने लगे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इसी दौरान उन्हीं पाकिस्तान से इतला मिली कि हमें शक है कि भारत खुफिया तौर पर एटमी प्रोग्राम पर काम कर रहा है, हमें जल्द अज जल्द इस बारे में एक मुसद्दिका रिपोर्ट चाहिए। सैयद सलीम अब्बास अब भारतीय आर्मी में अपने ताल्लुकात इतने गहरे कर चुके थे कि वो एक चाय के ताजर से ज्यादा एक महबूब इंसान के तौर पर भारतीय आर्मी में मकबूल थे। उनकी मकबूलियत और असर रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक भारतीय खुफिया एजेंसी DMI ने उनकी जासूसी की और कुछ पूछगछ के लिए उन्हें बुलाया, तो जवाबन सैयद सलीम अब्बास ने जब अपने ताल्लुकात गिनवाए और मुतलका हुकाम को शिकायत लगाने की धमकी दी, तो DMI के अहलकार पांव पकड़ने लगे और मिन्नतें करने लगे कि प्लीज आप बात को यहीं खत्म कर दें, हम फलां अफसर के कहने पर आपके पीछे आए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सैयद सलीम अब्बास और भारतीय एटमी प्रोग्राम का डाटा पमा ओरिजिनल फाइल्स के कैसे पाकिस्तान पहुंचा, अब आते हैं इस तरफ। दरअसल जब पाकिस्तान से भारत के एटमी प्रोग्राम के हवाले से शुबे का इजहार किया गया, एन उसी वक्त सैयद सलीम अब्बास ने भी नोट किया कि उनके करीबी दोस्त कर्नल मेजर हजरात आजकल अक्सर बहुत फिक्रमंद और मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन उनकी मसरूफियत की कहानी अंधेरे में थी। और ऐसे ही वक्त में एक बहुत बड़े भारतीय बिल्डर्स ठेकेदार की रिकॉर्डिंग सैयद सलीम अब्बास तक पहुंचती है, जिसमें आर्मी और खुफिया एजेंसी के लोग उससे बिल्डिंग के मटेरियल और डिजाइन के हवाले से बात कर रहे थे और वो इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि अगर तुम्हें ये ठेका चाहिए तो हमारा हिस्सा कितना रखोगे। यानी ये ओवरऑल एक गैर सरकारी और चोर मीटिंग थी, यानी करप्शन आप कह सकते हैं। अब बिल्डिंग के मटेरियल, डिजाइन और लोकेशन तीनों से कंफर्म हो गया कि भारत किस किस्म के खुफिया मंसूबे पर और कहां पर काम कर रहा है। अब चैलेंज ये था कि इस मंसूबे में भारतीय एटम बम की ताकत क्या होगी, उसे बनाने में किस किस्म का मवाद और कहां कहां से सप्लाई होगा। भारत को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार देने के लिए वो ऑफिशियल फाइल्स कहां पड़ी हैं जिन पर भारत सरकार के इस मंसूबे को लेकर दस्तखत मौजूद थे। आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल तरीन काम था, लेकिन सैयद सलीम अब्बास अपनी प्लानिंग और जांबाजी में कोई सानी नहीं रखते थे। उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसियों को वहां से नकब लगाई जहां से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, भारतीय एजेंसीज के खुफिया खानों से ओरिजिनल फाइल्स का बंडल जब सैयद सलीम अब्बास के हाथ लगा तो उसमें सिर्फ भारतीय एटमी प्रोग्राम के सबूत ही नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान में सरगर्म भारतीय एजेंसीज के 600 लोगों के असल नाम और पाकिस्तानी पहचान दर्ज थी। नाजरीन, इसके अलावा वो पाकिस्तानी जो भारत के लिए काम कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, उनकी तादाद 3000 से जायद थी, जिनका डाटा उन फाइल्स के अंदर मौजूद था। उनमें पाकिस्तानी आर्मी के आला अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, ज्यादातर सियासतदान, कारोबारी लोग और सोशल वर्कर तंजीमों के सरबराहान तक शामिल थे।
आप अंदाजा कर सकते हैं कि भारत 1971 तक हमारे अंदर किस कदर एक्टिव था। नाज़रीन, अगर आप 1971 की तारीख से पूरी तरह वाकिफ हैं तो आपको इल्म होगा कि जो ही पाक भारत जंग का आगाज हुआ तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में कारोबारी और सनतकार तबके ने एहतजाज और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी। आपको ये भी इल्म होगा कि भारत ने फ़िज़ाई हमलों में सबसे पहले पाकिस्तान के चकवाल और शोरकोट के खुफिया हवाई अड्डे तबाह किए थे, हालांकि उनका इल्म सिर्फ आर्मी के लोगों को था। इसी तरह हमारी आबदोज गाजी की एग्जैक्ट लोकेशन उस वक्त लीक हुई और जंग के दूसरे ही दिन हम अपनी बड़ी बहरी ताकत गाजी से हाथ धो बैठे। इसी तरह हमारा खैबर बहरी बेड़ा जंग के 7 मिनट बाद ही 700 काबल नौजवानों के साथ हमेशा के लिए तारीख की धूल हो गया। पाक फौज के एमुनेशन डिपो जहां जहां पर मौजूद थे, भारत के मिसाइल एन उसी जगह पर 1971 की जंग में आकर लगे थे। यानी 1971 की जंग में मगरबी पाकिस्तान भारत के लिए एक ट्रांसपेरेंट कंट्री बन चुका था। सैयद सलीम अब्बास तो यहाँ तक लिखते हैं कि 1971 की जंग में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब कराची के ऊपर भारतीय त्यारे मंडला रहे थे और हम बेबसी से इस तजलील अमेज मंजर को देख रहे थे। अब ये दिन और 1971 की शिकस्त जिन पाकिस्तानी गद्दारों और भारतीय जासूसों की वजह से मुमकिन हुई, उनकी मुकम्मल भारतीय तस्दीक शुदा लिस्ट सैयद सलीम अब्बास के हाथ में थी, जो जब पाकिस्तान पहुंची तो सियासतदानों के अलावा ISI ने एक एक शख्स को चुन चुन कर मारा, जबकि गद्दार सियासतदानों के साथ एजेंसीज ने जो कुछ किया वो चुनकर मारने से कहीं ज्यादा भयानक था। अब नाजरीन, भारतीय एटम बम की मुकम्मल इंफॉर्मेशन फाइल जब सैयद सलीम अब्बास ने हासिल की तो उस वक्त तक तकरीबन भारत एटमी मिशन मुकम्मल कर चुका था। यूं फाइल में डेट वाइज बताया गया था कि किस दिन कितना यूरेनियम कहां से कहां तक पहुंचाया गया, कौन कौन से भारतीय अफसर इस खुफिया प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ये नाजरीन डिटेल इतनी गहरी थी कि इस प्रोजेक्ट में कितने लोग ताबकारी लहरों से मुतासर हुए, इन्हें कौन कौन सी बीमारियां हुई, ये तमाम डाटा सैयद सलीम अब्बास पाकिस्तानी जांबाज मुल्क व मिल्लत के फख्र गजनवी के बेटे ने हासिल कर लिया और फाइल लाहौर भेज दी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जब ये डाटा उस वक़्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने रखा गया तो एक बार उनकी आंखें खुली की खुले रह गईं। उन्होंने 2 बार पूछा कि क्या ये डाटा वाकई ही ओरिजिनल है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने हसास प्रोजेक्ट की फाइल्स जो खुफिया खानों में पड़ी होती हैं किसी दूसरे दुश्मन मुल्क का एजेंट ले उड़े। इन फाइल्स को लेकर भुट्टो साहब ने पूरी दुनिया को भारत के अजाइम से आगाह किया और सबूत के तौर पर वो फाइल्स दिखाईं और साथ ही कहा कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन अब एटमी ताकत जरूर बनेगा। नाजरीन, अब हमें मालूम है कि भारत के पहले एटम बम की ताकत 30 किलो टन TNT थी और 1974 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो लाहौर या कराची नहीं लर्जा था। मजबूरन उन्होंने 1998 में दोबारा 5 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान ने जब 28 मई 1998 में भारत के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा ताकतवर यानी 55 किलो टन TNT एटम बम छोड़ा तो दिल्ली बंबई तक जल्जले महसूस किए गए। वजह सिर्फ ये थी कि पाकिस्तानी साइंसदान सैयद सलीम अब्बास के जरिए मिलने वाली भारतीय एटमी प्रोग्राम की फाइल से भारत के एटमी प्रोग्राम की ताकत का अंदाजा कर चुके थे। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने भारत से ज्यादा पायदार और जेंगो एटम बम बना डाला। नाजरीन, अगर आप डॉक्टर अब्दुल कदीर को मोहसिन पाकिस्तान के तारुफ से जानते हैं तो आपको सैयद सलीम अब्बास को भी शेर पाकिस्तान के तारुफ से याद रखना चाहिए। नाजरीन, वीडियो का टाइम ओवर हो चुका है, लिहाजा सैयद सलीम अब्बास ने किस तरह भारतीय खुफिया हवाई अड्डा तबाह किया गोरखपुर वाला, ये सनसनीखेज दास्तान आज हम रहने देते हैं। अगली कुछ वीडियोस में हम साइंटिफिक काम करने के बाद इस टॉपिक को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते तो सैयद सलीम अब्बास की 2 किताबें गाजी और जांबाज जो उन्होंने नौजवानों के लिए नॉवल की सूरत में लिखी हैं, आप उनका मुताला कर सकते हैं। ये उनकी लाइफ स्टोरी पर 1-2 किताबें उन्होंने लिखी हैं और ऑनलाइन PDF में ये आपको मिल जाएंगी, या फिर आप ये दोनों किताबें रॉक्सन चैनल पर भी सुन सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप इसे पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे सुने, क्योंकि आवाज़ का जादू और बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको पढ़ने से ज़्यादा क्लियर तख़य्युल जो है वो फराहम करेगा। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो मैं आपसे पूछता हूं कि 2050 में YouTube पर किस किस्म के यूट्यूबर्स मौजूद होंगे और उनकी हकीकत क्या होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपको लिंक ना मिले तो आप YouTube पर सर्च करके भी देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके तमाम कमेंट्स को पढ़ता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।